आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ना हाँ। हम सभी एक अजीब सी और बहुत गहरी थकावट महसूस कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब ऐसा लगता है जैसे पूरा समाज एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गया है जिसका कोई अंत ही नहीं है। हाँ, एक परफेक्ट जीवन की दौड़। एकदम। एक परफेक्ट जीवन, बेदाग घर, बिना किसी मनमुटाव वाले रिश्ते और एक ऐसा करियर जो हमेशा बस ऊपर की तरफ ही जाता हो। हाँ, और इस निरंतर पूर्णता या परफेक्शन की तलाश ने ना हमारी रातों की नींद छीन ली है। हम्म। लेकिन कभी इस बात पर विचार किया गया है कि सच्ची शांति और जीवन की असली खूबसूरती शायद हमारी कमियों में ही छिपी हो। हमारी विफलताओं और अपूर्णताओं में। बिल्कुल। तो आज की इस विस्तार से की जाने वाली चर्चा में हम बेथ कैम्पटन की बहुत ही मशहूर किताब वाबी साबी, जापानीज विजडम फॉर अ परफेक्टली इम्परफेक्ट लाइफ के पन्नों से गुजरते हुए कुछ ऐसे ही गहरे विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है ना? और मकसद सिर्फ एक किताब के बारे में जानना नहीं है, बल्कि इस प्राचीन जापानी दर्शन का गहराई से विश्लेषण करना है, जो हमें इस अनावश्यक तनाव से मुक्त करके एक सरल, शांत और ज्यादा अर्थपूर्ण जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। मैं कहूंगी कि ये विषय ना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर पल और ज्यादा पाने और बेहतर दिखने का दबाव हम पर हावी रहता है। हर वक्त एक प्रेशर सा रहता है। बिल्कुल। ऐसे में ये जापानी दर्शन कोई नया कठोर नियम या कोई नई जीवन शैली नहीं थोपता हम पे, बल्कि ये चीजों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये आधुनिक जीवन की उस अंतिम दौड़ के सामने एक ठहराव लेकर आता है। ठहराव जो बहुत जरूरी है। हाँ, जब हर तरफ तनाव और सूचनाओं की बाढ़ होना, तब ये विचार हमें वापस अपनी जड़ों, अपनी इंसानियत और अपनी असलियत से जुड़ना सिखाता है। और इस दर्शन को लेकर जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो इसकी परिभाषा से जुड़ी है। हाँ, कोजिन डिक्शनरी वाली बात। बिल्कुल। अक्सर हम किसी भी नए शब्द का अर्थ जानने के लिए सीधे शब्दकोश की तरफ भागते हैं, लेकिन जब जापानी भाषा की सबसे प्रामाणिक डिक्शनरी कोजिन में इस शब्द को खोजा जाए तो वाबी साबी एक संयुक्त शब्द के रूप में वहां मौजूद ही नहीं है। ये सच में हैरान करने वाला है ना? ये कोई किताबी परिभाषा या गणित का सूत्र नहीं है जिसे बस रट लिया जाए, बल्कि ये एक एहसास है जिसे जापानी लोग सदियों से अपने जीवन में उतारते आए हैं। और इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबी भी यही है कि ये शब्दों की सीमाओं से बहुत परे हैं। फिर भी अगर हम इसके मूल को समझने के लिए इन दोनों शब्दों को अलग-अलग करके देखें तो इनके अर्थ बहुत गहरे और दार्शनिक हैं। तो वाबी और साबी को अलग-अलग कैसे समझेंगे हम? देखिए, वाबी का मूल अर्थ है सादगी में सुंदरता खोजना। ये इस भौतिकवादी दुनिया के चमक दमक से, दिखावे से खुद को अलग करने और जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है उसी में आध्यात्मिक शांति पाने की एक कला है। जो हमारे पास है उसी में शांति पाना। और साबी? वहीं दूसरी ओर साबी का संबंध समय के बीतने से है। समय के साथ जब चीजें पुरानी होती हैं, उन पर मौसम की मार पड़ती है, उनमें जो एक ठहराव, एक परिपक्वता और एक उदास सी सुंदरता आती है ना। हाँ, एक विंटेज फील कह सकते हैं। बिल्कुल। साबी उस उम्र दराज होने की प्रक्रिया को सम्मान देने का नाम है। और इन दोनों शब्दों का जो मिलन है वो इतिहास के एक बहुत ही रोचक मोड़ पर हुआ था। मुझे किताब का वो हिस्सा बहुत पसंद आया। 16वीं शताब्दी के जापान का इतिहास बताता है कि उस समय चाय समारोह, जिसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है, अमीरों और शक्तिशाली लोगों के लिए अपनी दौलत के दिखावे का सबसे बड़ा जरिया बन गया था। दिखावा तो हमेशा से इंसानी फितरत रही है। बिल्कुल। उस दौर में जापान के एक बेहद शक्तिशाली सेनापति हुआ करते थे, हिदेयोशी। उनका चायघर पूरी तरह से सोने से मढ़ा हुआ था। दीवारें सोने की, बर्तन चीन से मंगाए गए सबसे महंगे और चमकदार, और हर चीज पर उनकी ताकत की मोहर थी। बाप रे, पूरा कमरा सोने का। हाँ, लेकिन उनके ही मुख्य चाय मास्टर जो थे सेन्नो रिक्यू, वो इस पूरी व्यवस्था से सहमत नहीं थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। सेन्नो रिक्यू का वो कदम दरअसल एक शांत लेकिन बहुत गहरी सांस्कृतिक क्रांति थी। बिल्कुल, एक क्रांति ही थी वो। उन्होंने सेनापति के उस बड़े और दिखावटी सुनहरे कमरे को सीधे सीधे नकार दिया। इसके बजाय उन्होंने एक बहुत ही छोटे से, साधारण और मिट्टी से बने कमरे का निर्माण किया। और आपको पता है, इस कमरे का दरवाजा इतना छोटा रखा गया था कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी बड़ा सेनापति क्यों ना हो, उसे झुककर ही अंदर जाना पड़ता था। हाँ, अंदर आने के लिए अपना सिर झुकाकर ही आना पड़ता था। ये अपने अहंकार को दरवाजे पर ही छोड़ देने का एक प्रतीक था। क्या बात है।
और जहां महंगे चीनी बर्तनों का इस्तेमाल होता था, वहां उन्होंने बांस से बने साधारण बर्तन और स्थानीय कारीगरों द्वारा हाथ से गढ़े गए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग शुरू किया। ये कल्पना करना भी कितना अद्भुत लगता है कि सोने के कमरे से निकलकर लोग एक मिट्टी के कमरे में चाय पी रहे हैं। लेकिन क्या इस बदलाव का असर सिर्फ बर्तनों तक ही सीमित था? मुझे नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, ये बदलाव बहुत गहरा था। इस नए तरीके ने लोगों का ध्यान बाहरी दिखावे और हैसियत से हटाकर उस पल की सच्चाई पर पूरी तरह केंद्रित कर दिया। उस पल की सच्चाई पर सोचिए, जब आप एक साधारण मिट्टी के प्याले से चाय पीते हैं तो आपका ध्यान प्याले की कीमत पर नहीं होता, बल्कि चाय की गर्माहट, उसकी महक और आपके सामने बैठे व्यक्ति के साथ आपके जुड़ाव पर होता है। ये आज के समय से कितना जुड़ता है? बहुत ज्यादा। आज के समाज के लिए, जहां हम लगातार नई गाड़ियां, नए फोन और महंगे कपड़े खरीदने के दबाव में रहते हैं, रिक्यो का वो छोटा सा चाय का कमरा एक बहुत बड़ा और प्रासंगिक सबक है। ये बताता है कि असली शांति चीजों को बटोरने में नहीं, बल्कि उन्हें कम करने में है। और सादगी की इस कहानी से ना हमारे अपने घरों और रहन सहन का विचार आता है। आजकल मिनिमलिज्म का बहुत चलन देखा जा रहा है। हाँ, हर कोई मिनिमलिस्ट बनना चाहता है। वही तो, लोग अपने घरों से सामान हटा रहे हैं, सब कुछ एकदम साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये मिनिमलिज्म भी परफेक्शन की एक नई बीमारी बन गया है। एक नया दिखावा बन गया है। बिल्कुल, घर ऐसे लगने लगे जैसे कोई अस्पताल हो, सब कुछ एकदम सफेद, बिना किसी दाग के, और अगर एक किताब भी अपनी जगह से हिल जाए ना तो पूरा संतुलन ही बिगड़ जाता है। तो क्या वाबी साबी भी इसी तरह की खालीपन की बात करता है? नहीं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जिसे हमें समझना चाहिए। वाबी साबी उस ठंडे और कठोर मिनिमलिज्म से बिल्कुल अलग है। घर को खाली करने या उसे किसी मैगजीन के कवर जैसा दिखाने का दबाव हमें सिर्फ थकाता है। हाँ, मैगजीन जैसा घर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। वाबी साबी भावपूर्ण सादगी लाने के बारे में है। जापानी भाषा में इसके लिए एक बहुत ही प्यारा और गहरा शब्द है, ईगो कोचिगा योए। ईगो कोचिगा योए, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है एक ऐसी जगह जहां दिल को सुकून मिले, जहां आपको अपनी सांसें धीमी होती हुई महसूस हों। घर रहने के लिए होते हैं, केवल तस्वीरों में परफेक्ट दिखने के लिए नहीं। बहुत खूब। लेकिन पश्चिम के देशों में और आजकल तो खैर हर जगह वाबी साबी को एक डिजाइन ट्रेंड के रूप में बेचा जा रहा है। मैंने देखा है लोग बाजार से महंगे दामों में ऐसे फर्नीचर खरीद रहे हैं जिन्हें जानबूझकर पुराना या खरोच लगा हुआ दिखाया गया हो। हाँ, वो डिस्ट्रेस्ड फर्नीचर का जो ट्रेंड चला है, बिल्कुल, ताकि वो वाबी साबी लुक दे सके। ये तो वाबी साबी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इस दिखावे को हम वाबी साबी एस्क कह सकते हैं, जो केवल बाहरी सतह तक सीमित है। असली वाबी साबी बाजार से कभी खरीदा नहीं जा सकता। हाँ। ये एक आंतरिक एहसास है। तो असली वाबी साबी घर में कैसे दिखता है? असली वाबी साबी उस डाइनिंग टेबल में है जिस पर सालों से परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया है, जिस पर बच्चों ने पेन से लकीरें खींच दी थीं, या जहां गर्म चाय के प्याले ने अपना गोल निशान छोड़ दिया है। आहा, वो चाय के निशान। हाँ, वे दाग और खरोचे उस घर के इतिहास का एक अहम हिस्सा हैं। उन्हें छिपाने या सैंडपेपर से रगड़कर मिटाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बताती हैं कि उस घर में जीवन जिया गया है। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। तो इसे अपने जीवन में, अपने आम से घर में उतारना तो बहुत स्वाभाविक और आसान होना चाहिए। इसके लिए किसी महंगे इंटीरियर डिजाइनर की नहीं, बल्कि अपने आसपास के माहौल से जुड़ने की जरूरत है। बिल्कुल, छोटी छोटी चीजों से। जैसे प्रकृति को सीधे तौर पर घर के अंदर लाना, किसी पार्क से गिरे हुए पत्ते उठा लाना, कोई सूखी लेकिन सुंदर सी शाखा, या बिना किसी खास तरतीब के रखे गए साधारण से जंगली फूल। हमारा घर कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे एक बार तैयार कर दिया और वो जीवन भर वैसा ही रहेगा। सही कहा, ये एक जीवंत जगह है। हाँ, ये हमारे साथ साथ विकसित होने वाली जीवंत जगह है। और प्रकृति का ये जुड़ाव वाबी साबी का सबसे मुख्य आधार है। आधुनिक जीवन ने हमें कंक्रीट की दीवारों के बीच कैद कर दिया है और हमें ये भ्रम हो गया है कि हम प्रकृति से अलग हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हम उसी प्रकृति का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हम प्रकृति का ही हिस्सा हैं, बिल्कुल। जब हम प्रकृति की लय को, उसके बदलावों को करीब से देखते और समझते हैं ना, तो हम अपने भीतर चल रही लय को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और जब प्रकृति की लय और बदलावों की बात आती है, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम मौसम को कितने सीमित नजरिए से देखते हैं। हम साल को सिर्फ 4 हिस्सों में बांट देते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात और बसंत। बस यही 4 मौसम जानते हैं हम। हाँ, बसंत आया तो फूल खिलेंगे, सर्दी आई तो पत्ते गिरेंगे,
लेकिन जापानी कैलेंडर, जापानी पारंपरिक कैलेंडर प्रकृति को देखने का एक बिल्कुल अलग ही नजरिया पेश करता है। वहां सिर्फ 4 मौसम नहीं होते। पारंपरिक रूप से साल को 24 छोटे मौसमों में बांटा गया है, जिन्हें सेक्की कहा जाता है। 24 मौसम। और अगर हम और भी गहराई में जाएं, तो साल में 72 सूक्ष्म मौसम होते हैं, जिन्हें को कहा जाता है। साल में 72 मौसम, ये तो सच में हैरान करने वाला है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हर 5 दिन में एक नया मौसम आ रहा है। हाँ, हर 5 दिन में। ये प्रकृति को कितनी बारीकी से देखने का तरीका है। बिल्कुल। और इन सूक्ष्म मौसमों के नाम भी बहुत काव्यात्मक और प्रकृति से जुड़े होते हैं। जैसे मेंढकों का बोलना शुरू होना, या पहली धुंध का गिरना, या फिर कीड़ों का जागना। कितने सुंदर नाम है ना? जब आप समय को इस तरह हर 5 दिन में बदलते हुए देखते हैं, तो आपके भीतर एक गहरी जागरूकता पैदा होती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। पेड़ से गिरता हुआ एक लाल पत्ता सिर्फ ये नहीं बताता कि सर्दियां आने वाली हैं, बल्कि वो हमें इस ब्रह्मांडीय सच्चाई का एहसास कराता है कि ये जो पल अभी है, वो दोबारा कभी लौटकर नहीं आएगा। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। बिल्कुल। अगर हम बदलाव और इस प्राकृतिक लय के विचार को अपने आधुनिक कॉर्पोरेट जीवन या हमारी आज की दिनचर्या से जोड़ें, तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है मुझे। वो कैसे? देखिए, आज के समय में हर इंसान पर साल के 365 दिन हर घंटे प्रोडक्टिव बने रहने का एक अघोषित सा दबाव रहता है। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप समय बर्बाद कर रहे हैं। मशीन की तरह लगातार चलते रहना ही सफलता की एकमात्र निशानी मान ली गई है आजकल। और यही दबाव हमारे थकावट का सबसे बड़ा कारण है। हम इंसान मशीनें नहीं हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कि हमेशा विकास और ठहराव का एक प्राकृतिक चक्र होता है। विकास और ठहराव, एब एंड फ्लो। हाँ, जैसे पेड़ सर्दियों में अपनी पत्तियां गिराकर पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, वे आराम करते हैं ताकि अपनी ऊर्जा बचा सकें और वसंत आने पर फिर से नए जीवन को जन्म दे सकें। वैसे ही इंसानी जीवन में भी आराम करना, कुछ न करना और अपनी स्वाभाविक लय को पहचानना कोई अपराध या विफलता नहीं है। आराम करना कोई अपराध नहीं है, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। हमें एक बहुत ही गहरी और व्यक्तिगत सच्चाई की तरफ ले जाता है। अपनी अपूर्णता यानी अपनी कमियों को स्वीकार करना। हम सब कहीं ना कहीं अधूरे हैं। बिल्कुल। वाबी साबी का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली मूल मंत्र ही यही है। सब कुछ अस्थायी है, अपूर्ण है और अधूरा है। Nothing is permanent, perfect or complete. हाँ, जब कोई इंसान इस बात को पूरी गहराई से स्वीकार कर लेता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मन से परफेक्शन का एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। और ये बोझ आज के समय में सोशल मीडिया और विज्ञापनों ने और भी ज्यादा भारी कर दिया है। हमें हर तरफ से यही बताया जाता है कि हमारे चेहरे पर कोई झुर्री नहीं होनी चाहिए, हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए, हमारी तस्वीरें एकदम बेदाग होनी चाहिए। एकदम फिल्टर्ड लाइफ। हाँ, फिल्टर्ड लाइफ। लेकिन वाबी साबी हमें जगाता है और बताता है कि अपनी कमियों को स्वीकार करना कोई हार मानना नहीं है। कुम्हार के हाथ से बने मिट्टी के बर्तन में उंगलियों के निशान रह जाते हैं। वो थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन वही निशान उसे अनूठा बनाते हैं, उसे खास बनाते हैं। मशीन से बने लाखों एक जैसे बर्तनों में वो बात नहीं होती। हमारी कमियां ही हमारी असल पहचान है। लेकिन देखिए, समाज तो अक्सर कमियों को असफलता से जोड़ के देखता है। अगर आप परफेक्ट नहीं हैं, तो समाज की नजरों में आप विफल हैं। वापस आबी इस विफलता के डर को कैसे संबोधित करता है? इसके लिए जापानी संस्कृति में एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहावत है, नाना कोरोबी याओकी। नाना कोरोबी याओकी, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है 7 बार गिरो 8 बार उठो। ये कहावत विफलता को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देती है। अक्सर हम असफलता को एक पूर्ण अंत मान लेते हैं और खुद को जीवन भर के लिए दोषी ठहराने लगते हैं। इस कहावत पर अगर थोड़ा और गहराई से सोचें, तो एक बहुत ही दिलचस्प बात समझ में आती है मुझे। अगर कोई व्यक्ति 7 बार गिरा है, तो वो 8 बार कैसे उठ सकता है? ये एक अच्छा सवाल है ना? इसका सीधा सा तर्क ये है कि पहली बार गिरने से पहले वो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा था। बिल्कुल सही पकड़े आप। उसने कोई शुरुआत की थी। ये इस बात का प्रमाण है कि जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है, जहां कोई भी कभी पूरा या परफेक्ट नहीं होता। विफलता कोई अंतिम निर्णय या किसी रास्ते का अंत नहीं है।
ये सिर्फ हमारे विस्तार, हमारे अनुभवों और हमारी सीखने की यात्रा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हम सभी वर्क्स इन प्रोग्रेस हैं। हाँ, जिन पर अभी काम चल रहा है। और इस विचार को जब हम अपने करियर और पेशेवर जीवन पर लागू करते हैं तो हमारे काम करने का तरीका भी बहुत तनाव मुक्त हो जाता है। हम अक्सर अपने करियर को एक सीधी रेखा या सीढ़ी की तरह देखते हैं जिसमें बस एक ही दिशा है, ऊपर की ओर। बस प्रमोशन और इंक्रीमेंट। हाँ, और अगर कोई व्यक्ति बीच में अपनी राह बदलता है या कुछ समय के लिए रुकता है तो उसे समाज की नज़रों में पिछड़ता हुआ माना जाता है। लेकिन वाबी साबी सिखाता है कि करियर एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र की तरह है। इसका मतलब है कि सफलता सिर्फ एक विशेष पद या ढेर सारा पैसा पा लेने में नहीं है, बल्कि काम करने के तरीके या उस प्रक्रिया का आनंद लेने में है। काम करने का तरीका, बिल्कुल। जापानी मूल्य प्रणाली में इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि कोई काम कैसे किया गया है, न कि सिर्फ उसका अंतिम परिणाम क्या रहा। अगर हम सिर्फ नतीजे के पीछे भागेंगे तो हर दिन का काम एक बोझ बन जाएगा, एक उबाऊ रूटीन बन जाएगा। हाँ, लेकिन अगर हम उस यात्रा के हर अनिश्चित और अपूर्ण पल को स्वीकार करें तो हम अपने काम से ज्यादा गहराई से जुड़ पाएंगे। और ये गहरा जुड़ाव सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे आपसी रिश्तों में भी वाबी साबी का प्रयोग बहुत चमत्कारी हो सकता है। आज के समय में रिश्ते बहुत जल्दी टूट रहे हैं क्योंकि हम दूसरों से भी परफेक्ट होने की उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला कभी कोई गलती न करे, जो कि असंभव है। वाबी साबी हमें सिखाता है कि लोगों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करें। किसी को सिर्फ अपने दिमाग से, तर्कों से या उसके बाहरी आवरण से जज करने के बजाय उसे अपने हृदय से देखने का प्रयास करें। हृदय से देखना ये बहुत गहरी बात है। बौद्ध दर्शन में कु नाम की एक बहुत ही सुंदर अवधारणा है जो ये बताती है कि ब्रह्मांड में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम अलग थलग नहीं हैं। जब हम दूसरों में कमियां देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि वे कमियां हमारे भीतर भी हैं। और रिश्तों में इसी गहराई और शांति को स्थापित करने के लिए पारंपरिक चाय समारोह के 4 सिद्धांतों का जिक्र अक्सर किया जाता है किताब में। ये 4 सिद्धांत हैं वा यानी सद्भाव, केई यानी सम्मान, सेई यानी पवित्रता और जाकू यानी शांति। ये 4 बहुत ही शक्तिशाली स्तंभ है। लेकिन सवाल ये है कि आज की इस तेज तर्रार दुनिया में जहां ऑफिस में बहस होती है, सड़कों पर तनाव होता है, वहां इन प्राचीन सिद्धांतों का क्या? ये तो इनकी असी और इच्छा है। ये सिद्धांत सिर्फ किसी शांत चाय के कमरे के लिए नहीं बने हैं, बल्कि ये आधुनिक बातचीत और मुश्किल रिश्तों को सुधारने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका देता है हमें। वो कैसे? एक उदाहरण से समझाएं। मान लीजिए आपकी किसी के साथ बहुत तीखी बहस हो रही है। वहां केई यानी सम्मान का अर्थ है उस व्यक्ति की इंसानियत का सम्मान करना, भले ही आप उसके विचारों से बिल्कुल असहमत हों। मतलब विचारों का विरोध हो, व्यक्ति का नहीं। एकदम सही। वाह, हमें उस तीखी बहस के बीच भी एक ऐसा मध्य मार्ग खोजने के लिए प्रेरित करता है जहां दोनों पक्ष सहमत हो सकें। सही हमें अपने खुद के इरादों की पवित्रता बनाए रखने को कहता है, बिना किसी स्वार्थ या अहंकार के। और जब हम इन तीनों का अभ्यास करते हैं तब जाकू यानी वो आंतरिक शांति अपने आप उत्पन्न हो जाती है जो किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव होती है। इन सभी बातों को सुनकर ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि वाबी साबी सिर्फ कोई शॉर्टकट, जीवन सुधारने की कोई नई तकनीक या कुछ दिनों तक अपनाया जाने वाला कोई ट्रेंड नहीं है। ये एक जीवन जीने का तरीका है। हाँ, ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा है। एक ऐसा चश्मा जो हमें उम्र बढ़ने की स्वाभाविक प्रक्रिया से डरने या उसे छुपाने के बजाय उसे पूरे ग्रेस और सम्मान के साथ स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। एकदम सही। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दर्शन हमें रोजमर्रा की उन छोटी छोटी साधारण चीजों में खुशियां ढूंढना सिखाता है जिन्हें हम अक्सर बड़ी सफलताओं की तलाश में पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। वो छोटी छोटी खुशियां जो हमारे आसपास ही होती हैं। हाँ, सुबह की चाय का एक साधारण सा प्याला, बारिश की आवाज, शाम के समय डूबते सूरज की पीली रोशनी या किसी अपने के साथ बिना कुछ कहे बिताया गया एक शांत पल, ये सब चीजें देखने में बहुत साधारण लग सकती हैं, लेकिन वाबी साबी हमें इन्हीं साधारण पलों में छिपी असाधारण सुंदरता को पहचानना और जीवन के हर पल को पूरी तरह संजोना सिखाता है। इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटते हुए अगर हम परफेक्शन के उस भ्रम को पीछे मुड़कर देखें जिस पर हम आज तक विश्वास करते आए हैं, तो एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है मेरे। कौन सा विचार? हम अपना पूरा जीवन
अपनी सारी ऊर्जा और अपना सारा पैसा अपनी कमियों को छिपाने, अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने और दुनिया के सामने एक परफेक्ट छवि पेश करने में बिता देते हैं। लेकिन सोचे कि आज दुनिया किस दिशा में जा रही है। हमारे चारों तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम का जाल बिछ रहा है, जो हमें परफेक्शन की एक नई दौड़ में धकेल रहा है। हाँ, जो हमें पूर्णता के एक नए और सच कहूं तो डरावने स्तर की तरफ धकेल रहा है। ये सचमुच एक बहुत ही विचारणीय और गंभीर बिंदु है। आज मशीनें बिना किसी गलती के काम कर रही हैं। बिल्कुल, एआई ऐसी तस्वीरें बना रहा है जिनमें त्वचा पर एक भी दाग नहीं है, ऐसे लेख और कोड लिख रहा है जिनमें कोई गलती नहीं है, और ऐसी आवाजें पैदा कर रहा है जो एकदम सुरीली और परफेक्ट हैं। तो इंसानों की क्या जगह बचेगी? यही तो सवाल है। आने वाले समय में जब मशीनें हर काम पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से करने लगेंगी, तब इंसानों की क्या जगह बचेगी? मुझे लगता है कि उस अति परफेक्ट दुनिया में इंसानियत का सबसे बड़ा विद्रोह हमारी अपूर्णता ही होगी। हमारा इम्परफेक्शन। हमारी गलतियां, हमारे चेहरे की झुर्रियां, हमारी घबराहट और हमारे काम में रह गई वो छोटी सी कमी, शायद भविष्य में यही वो चीजें होंगी जो हमें मशीनों से अलग करेंगी। शायद हमारी वो दरारें और पुराने निशान ही वो जगह साबित होंगी जहां से हमारे इंसान होने की असली रोशनी अंदर आती है। एक मशीनी और बेदाग दुनिया में हमारी मानवीय अपूर्णता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और हमारी सबसे सुंदर पहचान बन जाएगी। इसी विचार के साथ कि कमियों को छुपाना नहीं है, बल्कि उन्हें इंसानियत के सबसे खूबसूरत हिस्से के रूप में अपनाना है, हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही किताबों व विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।